अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू होगी। आज जो है वो हम डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, लेकिन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी एग्जांपल को जिसके अंदर हमें ग्रुप डाटा दिया गया है और हमें इसके क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 4.6 है कि फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यानी इसके अंदर हमें एब्सोल्यूट मेजर भी पूछी गई है और साथ में हमें रिलेटिव मेजर भी पूछी गई है। जो डाटा है वो हमें ग्रुप डाटा गिवन है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसके चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं कि जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है हमें वो फॉर्मूला से पता चले कि हमने किस किस चीज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्यू डी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी Q3 में से मैंने Q1 को माइनस करना है और फिर उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो इसके लिए मुझे Q3 होना चाहिए मेरे पास और मेरे पास होना चाहिए Q1। तो सबसे पहले फिर हम यहाँ पर Q3 फाइंड करेंगे और Q1 को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं Q1 का, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है मेरे पास, तो Q1 यानी क्वार्टाइल जो फर्स्ट क्वार्टाइल है या लोअर क्वार्टाइल है, ये जो फॉर्मूला यूज होगा ये आपके पास कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला यूज होगा, यानी ग्रुप डाटा का L प्लस H डिवाइडेड बाय F इंटू N ओवर 2, नहीं सॉरी ये N ओवर 4 आएगा क्योंकि ये क्वार्टाइल्स हैं और क्योंकि पहला क्वार्टाइल है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसके लिए मुझे अब रिक्वायर्ड है L की वैल्यू चाहिए H F N ओवर 4 माइनस C। तो जैसा कि क्वार्टाइल्स वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको क्लियर ये बात बताई थी कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो हम सॉल्व करेंगे, यानी N ओवर 4 को सॉल्व करते हैं। इसके जरिए हम क्या पता चलता है कि हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो क्लास है वो कौन सी क्लास होगी जिसके अंदर से हमने तमाम के तमाम वैल्यूज का डाटा लेना है। तो सबसे पहले हम उसको लोकेट करते हैं और वो लोकेशन जो हमें वो N ओवर 4 बताता है। तो सबसे पहले हम N ओवर 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं N डिवाइडेड बाय 4। अब इसके अंदर n क्या होता है? n ग्रुप डाटा के अंदर जो है वो सम ऑफ f के बराबर है। अनग्रुप के अंदर तो नंबर ऑफ सैंपल आप कर लेते हैं, उसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब ग्रुप डाटा की बात आती है तो जो सम ऑफ f बनता है वो बेसिकली आपका यहाँ पर n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करें, फ्रीक्वेंसी को काउंट करें, सम ऑफ f फाइंड करें, तो ये बनता है आपके पास 36। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 36 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हमारा आएगा 9। अब यानी 9th नंबर पे जो डाटा पड़ा है, जो 9th पोजीशन है, इसके अंदर हमारा जो है वो हमारे पास Q1 का आंसर पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं कि हमारी पोजीशन कौन सी है। जैसा ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सिर्फ इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसके लिए हम फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। जब हमने पोजीशन देखनी होती है कि यहाँ तक यानी इस क्लास तक कितनी टोटल पोजीशंस हो गई हैं, इस क्लास तक टोटल पोजीशंस कितनी हो गई हैं। जैसा कि ये 3 है तो ये 8 जो है ये इसकी अपनी पोजीशन है, ये प्रीवियस को नहीं काउंट कर रहा, यानी ये जो 8 लोग हैं ये सिर्फ इस क्लास के अंदर आते हैं, इस क्लास के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर ये सारे के सारे जो पिछले भी हैं वो भी काउंट होंगे। कैसे? जैसा कि पहला आएगा 3 ये वाला, अब 3 ये भी होंगे और 8 ये भी होंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11। यानी यहां तक दूसरी क्लास तक हमारे पास टोटल 11 लोग हो गए हैं। यानी यहां तक अगर हम 30 तक बात करते हैं डाटा की तो 30 तक जो है वो 11 लोग आते हैं। फिर 14 आएगा तो ये मेरे पास आएगा 25। यानी अब यहां तक मेरे पास इस क्लास तक 40 तक, अगर हम 10 से लेके 40 तक बात करते हैं डाटा की तो टोटल 25 लोग इसके अंदर आते हैं। इसी तरह 7 को प्लस करते जाएं इसके अंदर तो ये बनेगा 32, और यहाँ पर लास्ट क्लास को भी प्लस कर लें तो ये बनेगा 36। टोटल पोजीशंस मेरे पास है 36। तो आपने यहाँ भी देखा तो मेरे पास लास्ट पे कितनी पोजीशन बनी है? 36 ही पोजीशंस मेरे पास बनी है। तो अब हमने चूंकि देखना है कि 9th पोजीशन कहाँ पे है, तो 9th पोजीशन यहाँ पर तो सिर्फ 3 तक पोजीशन आती है, तो जो 9th पोजीशन है वो इधर आएगी, यानी इस क्लास के अंदर आएगी। तो इसके सामने लिख लें Q1 क्लास, ठीक है। तो ये मेरी Q1 की क्लास होगी, यानी इसके अंदर से जो डाटा लेना है Q1 का वो मैंने अब इस क्लास के अंदर से लेना है। तो यहाँ पर आपने L को फाइंड करना है। L क्या है? इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है। अब एक चीज भी आपने यहाँ पर देखनी है, मद्देनजर रखनी है कि ये जो हमें क्लासेस दी गई हैं क्या ये क्लास बाउंड्रीज हैं या क्लास लिमिट्स हैं। क्लास लिमिट्स के अंदर क्या होता है
यहाँ पर 19 लिखा होगा, यानी ये दो जो वैल्यूज हैं ये बराबर नहीं होंगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये 30 है तो ये भी 30 है। लेकिन जब क्लास लिमिट आती है तो वहां पर ये दोनों इक्वल नहीं होती। तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं और यहाँ पर होनी भी आपके पास क्लास बाउंड्रीज ही चाहिए, यानी यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, दोनों वैल्यूज यहाँ पर इक्वल आनी चाहिए। तो अब एल क्या है, ये क्लास सेलेक्ट हुई है हमारे पास, तो इसकी जो सबसे लोअर वैल्यू है इन दोनों में से, तो हमारी लोअर वैल्यू है 20। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा एल की जगह 20। Q1 इज इक्वल टू एल क्या आएगा हमारे पास 20 प्लस एच होता है डिफरेंस या फिर इंटरवल इस क्लास का, तो 30 माइनस 20 करें तो मेरे पास आएगा आंसर 10। इसी तरह एफ क्या है, एफ है इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एफ हमने ये लिखना है, सम ऑफ एफ आपने यहाँ पर नहीं लिखना। तो यहाँ पर 8 इंटू n/4 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये मेरे पास 9 माइनस सी यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इससे प्रीवियस लिखते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर बनता है Q1 का, वो हमारे पास आ जाएगा 27.5। इसी तरह अब हमने Q2 को फाइंड करना है, सॉरी Q3 को। Q2 को हम यहाँ पर फाइंड नहीं करेंगे। अगर हम Q2 को फाइंड करेंगे तो जस्ट हम अपना एक टाइम जो है वो ज़ाया करेंगे, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला है, जो मैंने मेन काम करना है, जो मेरा मकसद है वो क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करना है, और इसके अंदर सिर्फ Q1 और Q3 चाहिए, Q2 मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो Q3 को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर Q3 के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, L प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ इंटू 3n डिवाइडेड बाय 4। 3n क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास थर्ड क्वार्टाइल था। यहाँ पर पहला है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तीसरा है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस सी। सेम काम करने के सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास लिखा है 3n डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 36। तो ये मेरे पास 36 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 27, यानी जो 27th मेरे पास जो वैल्यू आएगी वहां पर मेरा जो है Q3 पड़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पर पोजीशन देखनी है, तो यहाँ पर देखें टोटल कितनी पोजीशन बनी इस क्लास तक, 3 पोजीशन। इस क्लास तक टोटल 11th पोजीशन बनी थी। इस क्लास तक टोटल जो है वो 25 पोजीशन बनी है। मुझे 27th पोजीशन चाहिए, तो 27th जो पोजीशन है वो इस क्लास के अंदर आ गई, यानी 25 से ऊपर इस क्लास के अंदर जो पोजीशन आती है वो 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, ये 5-6 जो पोजीशन है ना ये इस क्लास के अंदर आती हैं। तो 27th भी इसी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Q3 को। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं आप Q3 की। Q3 इज इक्वल टू L जो है वो इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री यानी 40 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस। अब आपने H की वैल्यू लिखनी है, तो H क्या है इस क्लास का इंटरवल, वो है 10, यानी 50 माइनस 40 करना है आपने। और F इस क्लास की अपनी जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 7 है, और इनटू आपने ऑलरेडी 3n/4 फाइंड किया, तो ये 27 आएगा, माइनस यानी प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट करनी है। तो ये क्लास सेलेक्ट हुई है, तो इससे प्रीवियस कौन सी है 25, यहाँ पर 25 पुट कर लेना है आपने। इसको सिंप्लीफाई हम जब करेंगे तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो आ जाएगा 42.8। ये मेरे पास Q1 का भी आंसर आ गया और यहाँ पर मेरे पास Q3 का भी आंसर आ गया। ये दो चीजें ही हमें रिक्वायर्ड थी क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करने के लिए, तो हमने ये दोनों जो आंसर हैं इनको फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज को। तो ये मेरे पास जो Q3 की वैल्यू थी वो थी 42.8 माइनस Q1 का जो आंसर था वो था 27.5। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देना है हमने 2 के ऊपर। तो इसको सिंप्लीफाई करें और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद यानी क्वार्टाइल डेविएशन का जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करने के बाद वो आएगा 7.65। तो ये आ गई मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन। इसके अंदर दूसरी चीज भी एक पूछी गई है हमारे से, वो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के। इसके अंदर हमने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को भी फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है CQD यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ऑलरेडी मैं फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि आपने यही चीज लिखनी है Q3 माइनस Q1 और डिवाइड कर देना है इसी के ऊपर, लेकिन वो प्लस के साथ होगा। तो Q3
माइनस Q1 ऊपर, लेकिन डिवाइड में आपने क्या करना है, इसके डिवाइजर में आपने Q3 ये प्लस के साथ लिखना है Q1 को। तो वैल्यूज इसके अंदर पुट करें, 42.8 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय 42.8, लेकिन अब हम इसको प्लस करेंगे और 27.5 के साथ। ऊपर जो है वो आपने माइनस कर लेना है, नीचे प्लस करना है, और जो भी इनके आंसर आएंगे इनको आपने डिवाइड कर देना है, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 0.22। ये मेरे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जो चीजें मैंने आपको बताई थी वही आपके आंसर आए हैं। एक तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा आपका। तो देखें दोनों जो है वो पॉजिटिव आंसर आए हैं। दूसरी बात मैंने बताई थी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आएगा उसका जो आंसर है वो हमेशा वो 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान में ही आया है। तीसरी चीज कि जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है इसके साथ आपने यूनिट को लिखना है, जैसा कि यहाँ पर हमारे जो थे वो मार्क्स है, तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा यहाँ पर मार्क्स आपने लिखने हैं कि जो क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर 7.65 की डिस्पर्शन आ रही है, इतना इसके अंदर वेरिएशन आ रही है आपके मार्क्स के अंदर। इसी तरह यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है इसके साथ आपने यूनिट को नहीं लिखना। इसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि ऊपर भी मार्क्स आएंगे नीचे भी जो है वो यूनिट मार्क्स का आएगा, तो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे।